नमस्ते। वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 3 फरवरी 2024 एंड लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। हमारा पहला टॉपिक है पेटीएम बैंक। रिसेंटली ये न्यूज हेडलाइंस पे बना हुआ है और इसका कारण यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर सेक्शन 35A के प्रोविजंस को यूज करते हुए इस बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस 29 फरवरी 2024 से लागू भी हो जाएंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन क्या है, पेटीएम बैंक एक्चुअली है क्या, ये सारी बातों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पेटीएम बैंक जो होता है वो अपने आप में अभी पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या होता है, तो बैंक क्लासिफिकेशन इंडिया में कई सारे तरीक़ों से किया गया है। कमर्शियल बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है और पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक बहुत ही छोटा बैंक को माना जाता है, बहुत ही कम कैपिटल, इवन 100 करोड़ के कैपिटल से भी पेमेंट बैंक की शुरुआत की जा सकती है। तो पेटीएम बैंक जो है अपने आप में पेमेंट बैंक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वो पेमेंट बैंक के ऊपर लगाया गया है। यहाँ आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए कि पेटीएम मनी अपने आप में पेमेंट गेटवे है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने आप में बैंक है। पेमेंट गेटवे का काम होता है एक बैंक से पैसे का ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक में कर देना, ये इस पेटीएम मनी का काम है और पेमेंट बैंक बिल्कुल अलग है। तो अभी जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए हैं। अगर आपके फ़ोन में भी पेटीएम मनी इंस्टॉल्ड है और आपने उस पेटीएम मनी में किसी दूसरे बैंक को लिंक कर रखा है, सपोज आपने एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या एसबीआई बैंक को अपने पेटीएम मनी से लिंक कर रखा है और उसी से आप पेमेंट करते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आप पर नहीं लगने जा रहा है। जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आरबीआई के द्वारा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर लगाए गए हैं और इसके अलावा भी पेटीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब आइए एज ए कंपनी पेटीएम के हिस्ट्री को देखते हैं। तो इसका ट्रेड नेम है 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और मात्र $2 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसका काम बहुत लिमिटेड था। डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म या मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज प्लेटफॉर्म, इस तरह के छोटे छोटे काम से ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2010 में। और 2011 में यहाँ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है इस कंपनी में। लंदन के हैं ये सपायर वेंचर्स, इन्होंने $10 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और 2014 में फिर से इसे कुछ और इन्वेस्टमेंट आता है और इंडियन रेलवेज और ऊबर के भी पेमेंट ऑप्शन इसके ऐप में जोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से ये कंपनी की गाड़ी आगे चल पड़ती है। 2015 में अली बाबा का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है एंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, ये अपना इन्वेस्टमेंट लाते हैं और आज के डेट में, उस समय तो 40% स्टॉक ये पेटीएम में ले लेते हैं एज ए स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, लेकिन आज के डेट में इनका स्टेक है 24%, जिसको लेकर कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुआ था। रतन टाटा, एमडी ऑफ टाटा सन्स, इन्होंने भी कुछ बैकिंग दिया था इस कंपनी को। तो इस तरह से ये कंपनी बहुत ही अच्छे से फला फूला आगे बढ़ा। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कहानी को और चलते हैं 2022 में। डेट था 11 मार्च 2022। आरबीआई ने पेटीएम बैंक को अपना ये डायरेक्शन दिया कि आप कोई भी न्यू कस्टमर्स को अब ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, मीनिंग जितने आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं पहले से, उसी के साथ आप अपना बिजनेस करेंगे। और जब तक आप अपने कंपनी के आईटी सिस्टम का किसी एक्सटर्नल इनकम टैक्स ऑडिट फर्म से कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट ना करा लें तो आपको कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करना है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या था, तो नॉन कंप्लायंस कंसर्न था। आरबीआई का कहना था कि हमारे जो भी गाइडलाइंस है, हमारे जो भी रेगुलेशंस हैं, उसको वायलेट कर आप काम कर रहे हैं, आपका जो आईटी सिस्टम है उसका कुछ वायलेशन कर रहा है। ये आरबीआई का वार्निंग भी था, एक तरह से एलिगेशन भी था। और सिंस ये जो पेटीएम बैंक है अपने आप में एक पेमेंट बैंक है, तो आरबीआई के इस डायरेक्शन को वो मानता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम सर्वे ऑडिट कराता है। और जब ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है तो इसी रिपोर्ट के बेसिस पर आरबीआई ने 31 जनवरी 2024, दैट मीन्स परसों या कल की बात है ये,
तो आरबीआई अपना एक फैसला लेता है और पेटीएम पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शंस क्या था कि अब किसी भी तरह का फर्दर डिपॉजिट्स पेटीएम बैंक में नहीं हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, फास्टैग पेमेंट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, ये सारे फैसिलिटी जो पेटीएम बैंक प्रोवाइड कर रहा था फरवरी 19 2024 के बाद ये सारे फैसिलिटीज़ अब पेटीएम बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता है। कस्टमर्स जिनके मनी डिपॉजिटेड हैं पेटीएम बैंक में वो विदड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो वहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। वो विदड्रॉ कर सकते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। एंड कस्टमर्स कैन यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग मनी इन देयर फास्टैग्स, वैलेट्स, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स etc। तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले से जो जमा पैसे हैं उसे आप फास्टैग, वैलेट, सेविंग अकाउंट्स ये सब यूज करके आप अपने पैसे ख़त्म कर लीजिए, इवन विदड्रॉवल भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। इसके अलावा फरवरी 29 के बाद बैंक किसी भी तरह का फ़ंड ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है। नेफ्ट, आरटीजीएस, किसी भी तरह का फ़ंड ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो सकता है। और जो नोडल अकाउंट्स हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, याद रखना पेटीएम बैंक का पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, तो इस कंपनी का नोडल अकाउंट जो आरबीआई के साथ बना हुआ है उसे भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा 29 फरवरी के बाद से, और मार्च 15 तक उसकी सेटलमेंट की जाएगी उस टर्मिनेशन की। तो ये कुछ डिटेल्स हैं आरबीआई के रिसेंट रूलिंग्स के। अब आइए पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक दूसरे बैंक के ही तरह एक बैंक होता है, लेकिन ये एक स्मॉलर स्केल पर काम करता है, बहुत ही छोटे स्केल पर काम करता है, और यहाँ क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। दैट मीन्स कस्टमर्स ने जिन पैसों को इस बैंक में जमा किया है, फिर से ये बैंक किसी दूसरे कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है, ये सिर्फ डिपॉजिट ले सकता है और लोन ये नहीं दे सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है पेमेंट बैंक। दैट मीन्स ये पेमेंट ले तो सकता है लेकिन किसी को लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। और इसको जो सेटअप किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, इट वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नचिकेत मोर कमेटी। याद रखना, नचिकेत मोर कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 2013 में, और 2014 के जून या जुलाई में ये अपने रिकमेंडेशंस दे देते हैं, और उसी के बाद ये पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट इंडिया में आता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 100 करोड़ रुपीज़ इसे डिपॉजिट में मिला है तो इसे 75% जितने भी डिपॉजिट्स इसे प्राप्त हुए हैं उसके 75% इस बैंक को एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये एसएलआर के फॉर्म में, आप सबको पता है कि एसएलआर के फॉर्म में जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट मनी नहीं रखना पड़ता है उन्हें आरबीआई के पास, बल्कि उन्हें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना होता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से कुछ उनको बेनिफिट होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, तो वही उनका प्रॉफिट है, इसी से वो पैसे को अपना बढ़ाते हैं। इसके अलावा 25% जो बच गया पैसा वो भी वो लोन नहीं दे सकते हैं, बल्कि उन्हें अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में टाइम डिपॉजिट के तरह रखना है। टाइम डिपॉजिट्स आपको पता है कि वहाँ थोड़ा अधिक बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो दूसरे कमर्शियल बैंक्स में ये पेटीएम बैंक या फिर पेमेंट बैंक जितने भी हैं इंडिया में 25%, यानी अगर 1 करोड़ का डिपॉजिट प्राप्त हुआ है उसे, तो 25 लाख रुपीज़ वो दूसरे बैंक में टाइम डिपॉजिट की तरह रख सकते हैं, और 75% का उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद कर रखना होगा एज एसएलआर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बैंक होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंड इनका लाइसेंसिंग होता है सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, और इसे गवर्न किया जाता है, होस्ट ऑफ लेजिस्लेशन है इसके पीछे, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब हम यहाँ एक लॉजिकल कंसेप्ट को देखेंगे कि आखिर इतने सारे एक्ट को अबाइड करते हुए क्यों इस पेमेंट बैंक को काम करना है। तो देखो, ये बैंक अपने आप में बहुत ही छोटा बैंक होता है। अगर आप अदर बैंक से कंपेरिजन करें तो बहुत ही छोटा होता है। ओनली 100 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ इसे शुरू किया जा सकता है, और इनिशियल कंट्रीब्यूशन अगर इस बैंक के, इस पेमेंट बैंक के प्रमोटर्स का इनिशियल कंट्रीब्यूशन टोटल इक्विटी कैपिटल का 40% भी है तो भी पेमेंट बैंक की शुरुआत की जा सकती है। इतने सारे फैसिलिटी दिए गए हैं, और इन फैसिलिटीज़ के ही कारण इतने सारे इसके ऊपर कुछ बैंडेशंस भी लगाए गए हैं कि आपको इतने सारे एक्ट के अंदर काम करना है।
क्योंकि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की एक प्रॉब्लम आ सकती है, मनी ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का एक रूलिंग इस बैंक्स के ऊपर होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सब कुछ इसके ऊपर लागू होता है। बैंक को खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस तरह का पेमेंट बैंक लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था नचिकेत मोर जी का? तो ऑब्जेक्टिव था फिनेंशियल इंक्लूजन। जो भी लेबर होते हैं, माइग्रेंट लेबर होते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सब के पास पेमेंट का बहुत बड़ा झंझट हुआ करता था। तो अब तो सबके फ़ोन में ही पैसे आ गए हैं, फ़ोन से पैसे लिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, तो एक सिक्योरिटी बन गई है। अब उनके पैसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है पेमेंट बैंक के आने से। इसके अलावा ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये रेमिटेंस सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय दूर विदेश गया है और वहाँ से अपने पैसे उसे घर भेजना है तो उसमें भी ये पेमेंट बैंक बहुत काम आते हैं। मोबाइल पेमेंट, ट्रांसफ़र, परचेज, बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र, ये सारे काम पेमेंट्स बैंक के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक, कोई बड़ा बैंक इसे एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में चुन लेता है तो वो सर्विस भी ये दे सकता है। और ये किसी भी तरह का लोन इशू नहीं कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता है, एंड कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। इस बैंक में टाइम डिपॉजिट नहीं हो सकता है। आपको जो भी होगा सेविंग डिपॉजिट्स आप इसमें कर सकते हैं, जो आपको 3-4% जितने आपको इंटरेस्ट मिल सकता है वही मिलेगा। टाइम डिपॉजिट ये आपको नहीं दे सकता है, और एनआरआई से भी ये डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ये भी इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। एंड कैन नॉट सेटअप सब्सिडियरीज, ये ऐसा कोई भी सब्सिडियरी कंपनी नहीं अपना स्थापित कर सकता है जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस भी इस पर लगाए गए हैं, और ये अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। एंड इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करेंट्स अकाउंट। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो देखो, न्यूज़ में जब भी कुछ आता है तो हमें हर कुछ देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ में पेमेंट बैंक बना हुआ है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी के कुछ फैक्ट को लेकर आ जाए। तो एक कंप्लीट ओवरऑल हमने इस पेमेंट बैंक से हमने कर लिया है। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट, और लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर हिट करो, और कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर कुछ बुरा लगता है तो वो भी कमेंट करो ताकि मैं सुधार पाऊँ आपके लिए। रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यह अनाउंस किया है कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के ग्लोबल लिस्ट में इंडिया के 5 वेटलैंड्स को ऐड कर दिया गया है। ऑलरेडी पहले से इसमें 75 वेटलैंड्स थे। इंडिया के ऐसे 75 वेटलैंड्स थे जो इस लिस्ट में लिस्टेड थे। इसमें 5 मोर वेटलैंड्स के ऐड हो जाने से टोटल नंबर हो जाता है 80। यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंडर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स का ग्लोबल लिस्ट है उसमें टोटल 80 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन दिस ग्लोबल लिस्ट है अबाउट 2500, करीब 2500 ऐसे वेटलैंड्स है पूरे दुनिया के जिसे इस ग्लोबल लिस्ट में रखा गया है। तो हम देखेंगे इसके डिटेल को कि रामसर कन्वेंशन आखिर है क्या। तो उसके लिए मैं आपको सीधे विकीपीडिया पर लिए चलता हूँ। तो रामसर कन्वेंशन एक्चुअली 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में जो कैस्पियन सी के पास लोकेटेड है, और वहाँ पर यूनेस्को की पहल से कई सारे कंट्रीज़ ने मिलकर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक ट्रीटी पर साइन किया था, और वो ट्रीटी इफेक्ट में आता है 21 दिसंबर 1975 के दिन से। और इस पूरे ट्रीटी का, ये पूरा कन्वेंशन का गोल यही था कि दुनिया भर के जो भी वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स कहा जाता है ऐसे ज़मीन को, ऐसे जगह को जहाँ पर पानी लगा हुआ है, चाहे वो सीजनल वे में लगा हुआ रहे, मौसमी रूप से वहाँ पानी हो, या फिर हमेशा वहाँ पानी लगा रहे, लेकिन अगर वहाँ पानी लगा हुआ है और वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी पल रहा है, चाहे वो बर्ड्स का हैबिटेट हो, चाहे टर्टल्स हो, या फिर फिश हो, मैरीन एनिमल्स हो, सी वाटर का वो सलाइन वाटर हो, चाहे किसी भी तरह का जल जमाव हो, लेकिन अगर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है तो वो अपने आप में वेटलैंड कहलाता है। और इस तरह के वेटलैंड बर्ड्स के माइग्रेशन और हैबिटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया का एक रामसर साइट है चिल्का लेक। आप सबको पता होगा चिल्का लेक ओडिशा में लोकेटेड है। तो चिल्का लेक में आप विंटर सीजन में कई सारे बर्ड्स को देखेंगे। यहाँ आप साइबेरिया से आने वाले बर्ड्स को देख सकते हैं, रशिया, यूरोप, अमेरिका, एंटार्क्टिका तक के बर्ड्स आपको यहाँ विंटर में देखने को मिल जाएंगे। और फिर ये बर्ड्स टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है ये वापस अपने घर को लौट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे वेटलैंड्स
इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स हैं और ऐसे जो भी वेटलैंड्स है पूरे दुनिया में उसे एक लिस्ट में लिस्टिंग किया गया है जिसे कहा जाता है ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और इसमें पूरे दुनिया से करीब 2500 साइट्स लिस्टेड किए गए हैं अब तक में और इन्हीं को रामसर साइट्स कहा जाता है। इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स हो गए हैं इन 5 के जुड़ जाने के बाद। अब आइए इन 5 वेटलैंड्स को थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। इन 5 नए रामसर साइट्स में से 3 कर्नाटका से हैं और 2 तमिलनाडु से हैं। कर्नाटका में है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनासिनी एस्चुरी, ये तीनों कर्नाटक से हैं। और तमिलनाडु से है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये 5 है, इनका लोकेशन भी आप इस मैप पर देख रहे हैं अच्छे से। और अगर आप इंडिया के 80 रामसर साइट्स को देखना चाहते हैं तो एक बार पॉज करो और अगर स्क्रीन बड़ा है तो आप सारे रामसर साइट्स को अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। शालबर्ग, पोंग डैम, यहाँ देख लो, यहाँ चिल्का लेक है जिसके बारे में अभी तुरंत मैंने बात की थी। ओडिशा का ये पहला रामसर साइट है, ओडिशा का दूसरा रामसर साइट है भितरकनिका। तो इस तरह से कई सारे सेशंस भी मैंने लिए हैं इसके ऊपर। बात करें अघनाशिनी एस्चुरी की, एस्चुरी आप सबको पता है कोई भी रिवर जब सी वाटर से मिक्स होता है उसके कन्फ्लुएंस पर एस्चुरी बनता है और उसी तरह से अघनाशिनी एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है अघनाशिनी रिवर और अरेबियन सी के कन्फ्लुएंस पर। ये एक ब्रैकिश वाटर एस्चुरी है। ब्रैकिश वाटर यानी कि इस वाटर में सैलिनिटी बहुत है। एक्चुअली ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्सचर होता है ब्रैकिश वाटर और यहाँ डाइवर्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे वेटलैंड का बायोडाइवर्सिटी, उनका मैनग्रोव फॉरेस्ट या वहाँ का जो भी प्लांटेशन होता है वो इरोजन के रिस्क को मिटिगेट करता है, इरोजन होने नहीं देता है ये वेटलैंड। आपको पता होना चाहिए कभी भी सुनामी आ जाए या फिर किसी तरह का स्टॉर्म आए तो वो सबसे पहले इससे इम्पैक्ट करता है। ये एक तरह से ये वेटलैंड शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, इसलिए इस तरह का वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ फिशिंग होता है। और राइस फील्ड, यहाँ धान की बहुत अच्छी खेती होती है। एक खास तरह का धान होता है गजनी राइस, उसके खेत यहाँ बहुत मिलते हैं। और बाईवल्व शेल, शेल आपको पता है, आपने बचपन में इससे खेला भी है। और यहाँ साल्ट का प्रोडक्शन भी होता है और बाईवल्व शेल का कलेक्शन भी यहाँ खूब सारा होता है। तो ये अघनाशिनी एस्चुरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब आइए मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक मैन मेड वेटलैंड है, आर्टिफिशियल वेटलैंड है जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया था रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए फॉर इरिगेशन पर्पज। और इस वेटलैंड को सबसे स्पेशल बनाता है कि यहाँ कुछ वल्नरेबल स्पेसीज, 2 ऐसे वल्नरेबल स्पेसीज हैं जो इस वेटलैंड में पाए जाते हैं, कॉमन पोकार्ड एंड रिवर तेन। ये 2 ऐसे स्पेसीज हैं जो यहाँ पाए जाते हैं जो वल्नरेबल हैं। इसके अलावा नियर थ्रेटेंड स्पेसीज हैं 4 ऐसे नियर थ्रेटेंड स्पेसीज हैं, ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस, वुल्ली नेक्ड स्टॉर्क एंड पेंटेड स्टॉर्क। और बार हेडेड गूज के लिए ये एक विंटरिंग ग्राउंड है। तो इसलिए ये एक बहुत ही खास वेटलैंड हो जाता है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व की ही तरह अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी अपने आप में मैन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है जिसे सदियों पहले गांव के लोगों ने बनाया था फॉर इरिगेशन पर्पज। और ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। यहाँ पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस ये दोनों नियर थ्रेटेंड स्पेसीज हैं और ऐसे स्पेसीज का 1% हैबिटेट यहाँ पाया जाता है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है। और तमिलनाडु से 2 वेटलैंड बिलोंग करते हैं, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड है और ये तमिलनाडु के बहुत बड़े एरिया का ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। और बात करें अगर लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट की, तो शोला वर्ड डिराइव हुआ है वर्ड सोलाई से और सोलाई का मीनिंग होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, केलाकाडू, मुदनथुराई, कन्याकुमारी, ये सब ऐसे हिल्स हैं तमिलनाडु पर जहाँ शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्टेड वेटलैंड्स में बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पेसीज के हैबिटेट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक चिंड नीलगिरी, लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन एंड वल्नरेबल नीलगिरी वुड पिजन।
तो ऐसे ऐसे स्पीसीज का ये हैबिटेट है, दैट वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया होगा। अब आइए थोड़ा सा फैक्ट हो जाए एस्चुरी के बारे में। तो आपको अभी तुरंत मैंने बताया था कि एस्चुरी एक ऐसा एरिया होता है जहां रिवर का फ्रेश वाटर स्ट्रीम करता है ओशियन में। तो उस एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। जब फ्रेश वाटर सी वाटर कंबाइन होता है तो वाटर वहाँ ब्रैकिश हो जाता है, स्लाइटली साल्टी हो जाता है। और एस्चुरी कई तरह के होते हैं, कोस्टल प्लेन एस्चुरी, टेक्टोनिक एस्चुरी, बार बिल्ट एस्चुरी, जोर्ड एस्चुरी, और इसके कुछ पिक्चर भी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। रिसेंटली अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई ने मिलकर ये अनाउंस किया था कि अमेरिका ने चाइना बैक्ड वोल्ट टाइफून के हैकिंग अटेम्प्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, हैकिंग अटेम्प्ट को बेकार कर दिया है, उनको विफल कर दिया है। तो इसका क्या पूरा फैक्ट्स है, हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये जान लो, वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका काम है एस्पियोनेज करना, स्पाई करना, जासूसी करना दूसरे देश का। और ये चाइना का स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है और जो चाइना से ही काम करता है। और ये 2021 से एक्टिव माना जाता है। हालांकि इसे 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ग्रुप ने नोटिस किया था कि इस ग्रुप ने, यानी वोल्ट टाइफून ने, अमेरिका के बहुत सारे सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे मॉडेम, राउटर, सीसीटीवी कैमरा का जो एक नेटवर्क होता है, उसको हैक करने में हमेशा ये दिन रात लगे रहते थे। तो 2023 में इसे नोटिस किया गया था और वहाँ पर तब ट्रेस किया जाता है कि एटलीस्ट 21 से ये एक्टिव हैं। इस हैकिंग ग्रुप का पूरा फोकस होता है एस्पियोनेज यानी जासूसी पर, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करता है और इसका जो टारगेट करने का, अटैक करने का तरीका होता है वो अनकॉमन प्रैक्टिस होता है। ये जनरली मॉडेम पर, सीसीटीवी कैमराज पर, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना अटैक करता है और वहाँ से ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इसने गुआम पर भी साइबर अटैक किया है। गुआम आप सबको पता होगा, ये चाइना के पास लोकेटेड है और यूएसए का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मैप में आप इसे देख सकते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका का जो अपना हैकिंग ग्रुप है उसके कई सारे हैकिंग ग्रुप हैं, उसमें से एक का नाम है इक्वेशन ग्रुप, और रशिया का जो अपना हैकिंग ग्रुप है उसका नाम है फैंसी बियर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, जैसे चाइना का है वोल्ट टाइफून, उसी तरह से अमेरिका का है इक्वेशन ग्रुप एंड रशिया का है फैंसी बियर, और भी कई सारे कंट्रीज के हैं। तो दैट वाज द टॉपिक अबाउट वोल्ट टाइफून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। रिसेंटली ये वर्ड इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में बना हुआ है और इसको लेकर कई सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इवन यूएनओ ने भी अपना रिएक्शन दिखाया है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया न्यूज में क्यों था, और कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हों वहाँ पर और आपको चुनना हो। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट अलाबामा से रिलेटेड है, क्योंकि अलाबामा स्टेट में एक व्यक्ति को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के मेथड से डेथ पेनल्टी दी गई है, यानी कि उसे मौत की सज़ा दी गई है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जान लो कि उसका नाम है केनेथ यूगिन स्मिथ। ये एक क्रिमिनल था। इस व्यक्ति ने 1988 में इसने किसी व्यक्ति से पैसा लेकर उसके ही पत्नी को मारा था। फॉर एग्जांपल, ये स्मिथ जो था इसने ए से पैसा लेकर ए की ही वाइफ बी को मर्डर किया था और इसके कारण इसे सज़ा सुनाई गई थी और 1988 से इसके ऊपर केस चल रहा है। एक बार इसे जहर का इंजेक्शन भी दिया गया था लेकिन ये किसी तरह से बच गया था। तो इसके बाद फाइनली अलाबामा ने एक, समझ लो, एक्सपेरिमेंट पर मुहर लगा दी थी। इसे एक्सपेरिमेंट ही कहा जाए क्योंकि दुनिया में पहली बार इस व्यक्ति को, ये जो केनेथ यूगिन स्मिथ है, ये दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के द्वारा डेथ पेनल्टी दी गई है। तो इसलिए भी ये एक जीके का क्वेश्चन हो जाता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो इसका क्राइम क्या था ये भी पता चल गया। इंडिया में फांसी दी जाती है, अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पॉइजनस इंजेक्शन देकर भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो उस तरह से होता है, लेकिन ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर एक मास्क लगाया जाएगा, मास्क को फुल्ली टाइट किया जाएगा, उसके हाथों और पैरों को ठीक से बांध दिया जाएगा और नाइट्रोजन सिलेंडर से नाइट्रोजन दिया जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि हम जो ब्रीथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन होता है 16 से 18%, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है नॉर्मल ब्रीथ में हमारा।
और उस समय 78% नाइट्रोजन भी हम ले रहे होते हैं। हमारा लंग्स का काम होता है फिल्टर करके उस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। जब कभी हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, हम में से ही किसी की हालत ख़राब हो जाती है, आईसीयू में जब वो भर्ती होता है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है और उस समय ये इंश्योर किया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर 80 to 90% ऑक्सीजन उस व्यक्ति के बॉडी में डाल रहा हो। खैर वो अलग बात है, इसको जाने दो। यहाँ मैं बात कर रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति 16 to 18% ऑक्सीजन सांस लेता है और 78% नाइट्रोजन होता है। हमेशा मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की बात होती है। लेकिन क्या हो जब 100% नाइट्रोजन ही उसके बॉडी में डाला जाए ब्रेथ करते समय, तो वो 10 से 20 मिनट का टाइम लेगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। उसका बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगेगा, धीरे धीरे वो बेहोश हो जाएगा और उसके बाद वो कोमा में चले जाएगा और कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसमें पेन थोड़ा कम होगा, क्योंकि पॉइजनस गैस अगर डाला जाता तो वो पॉइजनस गैस बहुत सारा यहाँ रिएक्शन करता बॉडी में, यहाँ पेन बहुत अधिक होता। लेकिन नाइट्रोजन के डालने से सिर्फ इतना होता है कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है और फाइनली बॉडी कोमा में जाता है और बॉडी फिर डाई आउट हो जाता है, यानी इसमें पेन नहीं होता है उतना। यहाँ 1 2 3 4 से लेकर 10 स्टेज में आपको बताया गया है कि 7:53 PM से ये काम शुरू हुआ था और 8:25 में ये जो व्यक्ति है, ये जो कैदी था केनेथ यूगिन स्मिथ, इसका डेथ हो जाता है। इसकी वाइफ यहाँ से देख रही है कर्टन के उस पार से। और चलते चलते नाइट्रोजन के भी 1-2 फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है, इसमें किसी भी तरह का ऑर्डर गंध आपको नहीं मिलेगी एंड इट मेक्स द मेजर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन ही होता है। हमारे बॉडी के ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो नाइट्रोजन का उसमें बहुत अधिक परसेंटेज होता है। यूँ कह लो कि प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनता है। सो दैट वाज अबाउट नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। और हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में है, अलाबामा स्टेट अमेरिका का क्यों न्यूज़ में है, और ये व्यक्ति केनेथ यूगिन स्मिथ ये क्यों न्यूज़ में है, बस यही आपको बताना था। रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने 32nd फाउंडेशन डे इवेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन को एड्रेस किया था और यहाँ उन्होंने बताया था कि पूरे कंट्री में अब तक 700 डिस्ट्रिक्ट्स में वन स्टॉप सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम वन स्टॉप सेंटर स्कीम से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वन स्टॉप सेंटर्स उन विमेन को टारगेट करता है, उन विमेन के फैसिलिटी के लिए बनाया गया है जिन्होंने वायलेंस फेस किया है या जो वायलेंस फेस कर रही हैं। अगर किसी भी तरह का इमीडिएट इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत आ जाती है किसी भी महिला को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हो, कहीं भी वो काम कर रही हो, तो एक छत के नीचे उन्हें हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा, चाहे वो मेडिकल हो, लीगल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, साइकोलॉजिकल हो, काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, कहीं वायलेंस हो रहा है किसी वुमेन के खिलाफ, वहाँ फाइट करने की अगर ज़रूरत है तो हर तरह का सपोर्ट एक छत के नीचे मिलेगा इस वन स्टॉप सेंटर में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसकी फंडिंग निर्भया फंड से होती है और 100% फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन 100% अभी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे कंडक्ट किया जाता है, उसी के अंडर इसे फॉर्मुलेट किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि किसी भी वीमेन को, अगर कोई वीमेन अफेक्टेड है वायलेंस से, तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम का मैंडेट है। टारगेट ग्रुप क्या है, तो वुमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स। हर तरह के वुमेन इसमें अपना ग्रीवांस लेकर जा सकती हैं, अपनी शिकायत कर सकती हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं बिलो 18 ईयर्स वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। कई बार वुमेन देखकर लगता है कि नहीं 18 ईयर्स के बिलो के गर्ल्स को नहीं किया गया होगा इंक्लूड, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इंक्लूडेड हैं। तो किसी भी तरह का उनके खिलाफ वायलेंस हो, चाहे उनका कास्ट, क्लास, रिलीजन जो भी हो, लेकिन उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा वन स्टॉप सेंटर के अंदर। एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, इंस्टीट्यूशंस ऑथोरिटीज इस्टेब्लिश्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। तो इस तरह से कई सारे एक्ट के अंडर उन्हें
पूरा फैसिलिटी सपोर्ट ये सब कुछ मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो वन स्टॉप सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखते हैं और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। एंड वन स्टॉप सेंटर विल फैसिलिटेट एक्सेस टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रेस्क्यू सर्विसेज, मेडिकल असिस्टेंस टू वुमेन इन लॉजिंग, FIR, NCR, DIR, साइको सोशल सपोर्ट काउंसलिंग, लीगल एड काउंसलिंग, शेल्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ वन स्टॉप सेंटर के अंदर दिया जाएगा। हाल ही में ये ऐसा न्यूज़ मैंने पढ़ा था कहीं पर कि 10 कंट्रीज़ में, इंडिया के बाहर भी 10 कंट्रीज़ में विमेन को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए OSC सेंटर खोले जाने की बात हो रही थी। तो उससे भी रिलेटेड जब न्यूज़ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये एक टॉपिक था वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड, तो आपको पता रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई इंक डिस्प्लेज। रिसेंटली ये न्यूज़पेपर में बना हुआ था, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट। और आपको बता दूं कि इसकी डेवलपमेंट, इसे डेवलप किया गया था 1990s में, तो बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी इसकी रिलेवेंस बनी हुई है। आप सब ने अमेजॉन किंडल के बारे में जाना होगा, कईयों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो जब आप अमेजॉन किंडल को पढ़ते हैं तो आपने फील किया होगा कि अमेजॉन किंडल को पढ़ना या किसी पेपर को पढ़ना ऑलमोस्ट इक्वल है। वहाँ किसी भी तरह का लाइट का रिफ्लेक्शन आपके आइज पर नहीं आता है, क्योंकि जो LCD स्क्रीन होता है, LED डिस्प्ले होता है, वहाँ एक बैक लाइट होता है, वहाँ स्क्रीन से एक लाइट आ रहा होता है जो आपके आँखों पर आकर टकराता है। लेकिन ई इंक डिस्प्लेज में किसी भी तरह का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वहाँ रिफ्लेक्ट भी होता है तो ठीक उसी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होता है जैसे एक पेपर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे उसे पढ़ना आँखों के लिए, लॉन्ग रीडिंग सेशंस के लिए बहुत ईजी हो जाता है। हमारा फोकस इस टॉपिक में है इसके टेक्नोलॉजी पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है तो इसको टेक्नोलॉजी पर बन सकता है। देखो, इसमें टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइट पार्टिकल्स से भरे हुए, और इसमें एक फ्लूइड होता है, इसके डिस्प्ले में फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड में निगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो वाइट के ऊपर इस तरह से ब्लैक चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होते हैं, जो भी उसमें डाटा भरा हुआ है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और यही कारण है कि अमेजॉन किंडल ही इसे बना पाया है, बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो क्या होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है डिस्प्ले में, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइट पार्टिकल्स, माइक्रो कैप्सूल्स भरे होते हैं और उसमें ब्लैक चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको पता रहना चाहिए। और इसके कुछ एडवांटेज हैं कि यहाँ पर आँखों को उतनी चुभन नहीं होती है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है एक कि रिफ्रेश रेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो एक पेज से दूसरे पेज में रिफ्रेश रेट आता है इसमें। तो ये एक लिमिटेशन है इसका बस। सो दैट वाज अबाउट ई इंक डिस्प्लेज। आई होप यू लाइक्ड इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज सदा तंसीक। सदा तंसीक एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रहा है और ये इनॉग्यूरल एडिशन है। दैट मीन्स ये पहला ऐसा एक्सरसाइज है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री के बीच में हो रहा है और ये राजस्थान के महाजन में किया जा रहा है, जिसमें 45 पर्सनल दोनों कंट्रीज से हिस्सा ले रहे हैं और इसे 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में शेड्यूल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 7 में ज्वाइंट ऑपरेशंस को मेंशन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों देश के ट्रूप्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं ताकि इनके बीच एक इंटर ऑपरेबिलिटी बने। कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ऐसे डिजर्ट ट्रेन में दोनों देश के सोल्जर्स को लड़ना पड़े, काम करना पड़े, तो वो ठीक से कर पाएँ फ्यूचर में, उसके लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और दोनों ही साइड्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाने के लिए, टैक्टिक्स सिखाने के लिए, टेक्निक्स, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशंस, सब कन्वेंशनल डोमेन्स में ये सब किया जाता है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में जानो कि सबसे पहले 2021 में इन दोनों देशों के बीच में फर्स्ट एवर नेवल ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू किया गया था। नेवीज के बीच में एक एक्सरसाइज शुरू की गई थी 2021 में, उसका नाम था अल मोहेद अल हिंद एक्सरसाइज। अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज ये एक नेवल ज्वाइंट एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज सदा तंसीक ये एक मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज है। तो ये दो एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ होता है, आपको ये दोनों याद रखने होंगे। दैट वाज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई रोसेटा, एक्सटेंडेड RO एंडजेन सर्वे विद एन इमेजिंग टेलीस्कोप एरे। ये एक तरह का सेंसिटिव एक्सरे टेलीस्कोप है जो स्काई के बहुत बड़े एरिया का शार्प इमेजेस, डीप इमेज डिलीवर कर सकता है, उसके लिए ये कैपेबल है।
इसे डेवलप किया गया था मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स इन जर्मनी DE के द्वारा। एंड इसे प्लेस किया गया था, ये बोर्डेड है रशियन जर्मन स्पेक्ट्रम रोंटगेन गामा ऑब्जर्वेटरी में। और हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जर्मन इरोसिटा ने अपने डाटा को रिलीज किया है, पूरे दुनिया के साथ शेयर किया है, ऑफ द फर्स्ट स्काई सर्वे बाय द सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप। और ये जो इरोसिटा टेलीस्कोप है इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे ये कंसिस्ट करता है 7 आइडेंटिकल वोल्टर 1 मिरर मॉड्यूल्स। तो इसके और भी डिटेल्स हैं, आप पॉज कर पढ़ लेना, लेकिन आपको बेसिक बात पता रहना चाहिए कि एक्सरे टेलीस्कोप के द्वारा डीप स्पेस का, डीप स्काई का इमेज लिया जाता है, बहुत सारे स्टडी किए जाते हैं और उन स्टडी से बहुत सारे डाटा इकट्ठे होते हैं। यहाँ रिसेंट न्यूज़ यही है कि जर्मनी ने इस डाटा को पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर किया है। और बात करें अगर स्पेक्ट्रम रोंटगेन गामा प्रोग्राम की, तो ये रशिया और जर्मनी का एक जॉइंट प्रोग्राम था, लेकिन इसमें ये टेलीस्कोप इरोसिटा ये जर्मनी का सोल प्रोग्राम था और इसे लॉन्च किया गया था बाइकोनूर से जुलाई 13, 2019 में। और इसे L2 पॉइंट के अराउंड, L2 ऑर्बिट के अराउंड प्लेस किया गया था, हेलो ऑर्बिट में। L2 पॉइंट आप सबको पता है लैग्रेंज पॉइंट है, जहां सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस होता है और यहां से डीप स्पेस का व्यू बहुत अच्छा आता है। इसी कारण यहां पर एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट्स को हम यहाँ रखते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप था, तो इसने हर 6 महीने में होल सेलेस्टियल स्फीयर की मैपिंग भी कर रखी थी और दिसंबर 2023 तक के लिए इस तरह के स्काई चार्ट्स बना लेने के लिए इसमें प्लानिंग की गई थी। और भी कुछ फंक्शंस यहाँ इसके लिस्ट किए गए हैं, आप इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका काम था सेलेस्टियल स्फीयर के डीप स्पेस का इमेज लेना, और दैट्स वाई इरोसिटा वाज इन न्यूज़। तो आपको पता रहना चाहिए कि इरोसिटा आखिर है क्या। On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.